चलिए, पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप जैसे ही सवाल आपके सामने आए उसको पढ़िए और उसके बाद पॉज कर लीजिए, फिर आंसर जो है वो ट्राई कीजिए और देखते हैं फिर आपके कितने सवाल के जवाब जो है वो सही निकलते हैं। इस सेशन के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। मेरे पास बहुत बेहतरीन सवाल है और उनका एक्सप्लेनेशन तो उससे भी अच्छा है, ठीक है, तो आप उसके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पूरा जोर लगा के जितने भी सोर्सेज है उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके सामने जो है वो रखी है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार नजर मार लीजिए, ये वीकली शेड्यूल है, ये आपके सामने है, ठीक है। और अब हम चलते अपने सेशन पे। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, which of the following persons are correctly matched with the movements or organizations। ठीक है, एक तरफ लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सामने लिखा है माधव सदाशिवराव गवालकर, ठीक है, MS गवालकर नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। आगे लिखा है शिरोमणि अकाली दल और सामने नाम लिखा है मास्टर तारा सिंह। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम सामने लिखा है MN रॉय। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही तरीके से जो है पेयर मैच किया गया है। कोड आपके सामने है, 2 ओनली इज करेक्ट, 1 2 and 3 आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट, या 2 and 3 ओनली इज करेक्ट, ठीक है। चलो, तरीका तो आपको पता है, आप पॉज कर लो, मैं आता हूं उत्तर की तरफ। उत्तर है ये, उत्तर है बी। कैसे? अब कैसे ये देखना जरूरी है कि उत्तर ये कैसे, ठीक है। चलो ये देखो, ये हैं आरएसएस के संस्थापक। आरएसएस बीजेपी बोलते हैं कि इसी संस्था से निकली है आरएसएस का गठन किया गया था 1925 में। केशव बलिराम हेगड़ेवार ये उसके संस्थापक है, ये तस्वीर देख लो। और ये शिरोमणि अकाली दल, जो अब जो सबसे पुराना शिरोमणि अकाली दल है, बादल, जो उसका एक मतलब बहुत सारे अकाली दल नाम की जो पार्टियां हैं उसमें से एक है अकाली दल, ठीक है। और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके भी बहुत सारे जो फैक्शंस हैं, इसमें भी सीपीआई, माओइस्ट, मार्क्सिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पुरानी सीपीआई, सिर्फ जिसके आगे कुछ भी नहीं है वो पार्टी, उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नेशनल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी इच्छा से लोग इसमें भर्ती होते हैं। इंडियन राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पैरामिलिट्री वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस का गठन 1925 में किया गया था बाय केशव बलिराम हेगड़ेवार, ये साहब कहां पर? नागपुर में। ये एक डॉक्टर थे पेशे से, और 2014 में ये देखा गया कि भाई आरएसएस के जब बीजेपी सरकार आई थी ना, तो 5 से 6 मिलियन जो है वो इसके मेंबर थे। अब कितने हो गए होंगे सोच सकते हो आप, ठीक है। अब तो बीजेपी का ही एरा चल रहा है तब से। माधव सदाशिवराव गवालकर, MS गवालकर, ये इसके दूसरे सरसंघ चालक बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे, ठीक है। तो ये जो साहब है ना, ये जो दूसरे आप देख रहे हो, दूसरी तस्वीर, ये है MS गवालकर, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे ये देखिए अकाली दल जो है इसका गठन किया गया था 14 दिसंबर 1920 को, और इसको एक टास्क फोर्स के तौर पे बनाया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये सिखों की एक रिलीजियस बॉडी है। पहले जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इसके, वो थे सरदार सम्मुख सिंह, ठीक है। और उसके बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई कब? जब इसमें मास्टर तारा सिंह जो है वो इससे जुड़े। ये है मास्टर तारा सिंह। इनके समय पे जो है अकाली दल जो है एक मजबूत गुट बन के निकला, ठीक है। हाँ, आगे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये सीपीआई, जो सिर्फ सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट मार्क्सिस्ट कुछ नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है। सीपीआई का गठन कानपुर में किया गया था मॉडर्न डे 26 दिसंबर 1925 को। SV घट्टे इसके पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और ये साहब मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय, ठीक है। MN रॉय, जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम हुआ करता था
नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, ठीक है। और ये इंडियन मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी रेडिकल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और एक फिलोसोफर भी रहे 20वीं शताब्दी में। रॉय ने बनाई थी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ताशकंद ग्रुप का गठन भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों संस्थाओं के बारे में बता दिया, तीनों ही ठीक थे। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, तीनों ही ठीक थे भैया, तीनों ही ठीक थे, इसीलिए बी आंसर था। तीनों बिल्कुल सही मैच किए गए थे, लेकिन ये संस्थापक नहीं है तीनों, तीनों उससे बाद में जुड़े, ठीक है। एमएस गोवालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बाद में जुड़े, अकाली दल से मास्टर तारा सिंह बाद में जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमएन रॉय से बाद में जुड़े, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल ये रहा, इस पैसेज में किसकी बात की जा रही है? He began the construction of शनिवारवाड़ा in year 1730 और it was completed in 1732। इसको बनाकर पूरा कर दिया गया 1732 में, जिससे पेशवा कंट्रोल ऑफ द सिटी, मतलब पेशवाओं का पुणे शहर पे राज हुआ। ये यहां किसकी बात हम कर रहे हैं? ऑप्शन में बालाजी बाजीराव, दूसरा है बाजीराव द फर्स्ट, तीसरे में है छत्रपति शिवाजी और चौथे में एक थोड़ा सा चीज हम कर लेते, यहां पर बालाजी बाजीराव की जगह बालाजी विश्वनाथ जो है वो आ जाएगा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। चलो अब जो है आप आंसर कर सकते हो, पॉज कर लो पहले फिर हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है ये, ठीक है। तो बाजीराव द फर्स्ट के बारे में यहां पे बात हो रही है। बाजीराव मस्तानी वाले बाजीराव भाट फैमिली में इनका जन्म हुआ था, सिन्नार नासिक शहर के नजदीक। बालाजी विश्वनाथ के बेटे जो मराठाओं के पहले ताकतवर पेशवा थे, उनके बेटे बाजीराव से बड़ा शायद कोई जनरल मराठाओं का कभी हुआ है। 40 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारी, और ऊपर से दिल्ली तक को हिला के रख दिया, दिल्ली के बाहर गेट्स तक जा पहुंची थी बाजीराव पेशवा की सेनाएं। और वही बात, 40 से ज्यादा युद्धों में इन्होंने जो है वो मराठाओं का नेतृत्व किया, एक में भी नहीं हारे मराठा, समझ रहे हो। पूरे मध्य भारत तक जो है फैला दिया इन्होंने मराठाओं का साम्राज्य, और मध्य भारत मतलब महाराष्ट्र से चले हुए मराठा कौम दिल्ली के दरवाजे तक जा पहुंची। ये बाजीराव पेशवा। इनके बारे में क्या कहूं सर, जादूनाथ सरकार कुछ कहते हैं, एक इतिहासकार है सर जादूनाथ सरकार, वो कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे थे बाजीराव पेशवा कि मानो अगर मराठाओं के लिए अगर किसी देवताओं को उतर आना था जमीन पर और वो अगर तलवार लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचते तो वो बिल्कुल ऐसे होते जैसे बाजीराव पेशवा। यानी कि बाजीराव पेशवा की जो एक तरीके से उनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी कमाल, उनके जैसा जो है युद्ध का नीतिकार कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। तो और जिस तेजी से इनकी फौजें जो है मूव करती थी, वो कहा जाता है ना मराठाओं की रफ्तार ही मराठाओं की पहचान है, ठीक है। तो वो इन्हीं के समय पे कहा जाता था, ठीक है। एक रीजन गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के लिए जाने जाते थे बाजीराव पेशवा, और बाद में वो मराठाओं की पहचान बन गया। शनिवारवाड़ा एक भव्य महल उनके समय पे बनाया गया था, जो उनका घर बना और बाद में पेशवाओं का पक्का ठिकाना बना पुणे। ये है शनिवारवाड़ा का मुख्य द्वार, ठीक है। तो ये देख लो, ये जगह आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तीसरा सवाल, सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है, इस जिस क्रम में ये डायनेस्टीज ने जो है वो मगध के ऊपर शासन किया। शिशुनाग, कण्वा, सुंगा, 1 2 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है सही सीक्वेंस क्या है, 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3 या 1 3 2, ठीक है। तो तरीका आपको पता है, पॉज कर लीजिए और मैं चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है डी, 1 3 2 इज करेक्ट सीक्वेंस। क्यों, कैसे? ये देखो ऐसे, शिशुनाग 413 BCE में इनका जन्म हुआ था, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400, मतलब शिशुनाग वंश जन्म नहीं हुआ एक्चुअली, इस डायनेस्टी का रूल शुरू हुआ 413 BCE में और खत्म हुआ 345 BCE में। इस डायनेस्टी का उदय हुआ था इस पीरियड में। फाउंडर शिशुनाग, कैपिटल गिरिवराज। इंपॉर्टेंट किंग्स शिशुनाग, काकावर्ण, काल अशोका। इंपॉर्टेंट इवेंट्स
अवंती राज्य को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था मगध ने उस समय पे। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय पे हुई, ये शिशुनाग, ठीक है। चलो, काल अशोका के समय पे हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, जो शिशुनाग वंश के एक रूलर थे। नेक्स्ट, सुंगा वंश। सुंगा वंश 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक के बीच में, बीसी उल्टा चलता, ध्यान रखना, जीसस के जितने साल, जन्म से जितने साल पहले की बात हो रही है वो उतना ही बीसी होगा। मतलब जीसस के जन्म से 500 साल पहले 500 बीसी, 400 साल पहले 400 बीसी, उल्टा चलेगा, ठीक है जी। फाउंडर इसके थे पुष्यमित्र सुंगा, कैपिटल पाटलिपुत्र, इंपॉर्टेंट किंग्स अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो है इनके समय पे ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, मतलब इस सुंगा डायनेस्टी के समय में हुई थी, ठीक है जी। चलो, ठीक है, ये जो है ये प्रतीक है सुंगा वंश का। चलिए आगे, कन्वा वंश। कन्वा वंश की बात कर ले। 75 बीसी से लेके 30 बीसी के बीच में एग्जिस्ट करता था कन्वा डायनेस्टी, और फाउंडर थे इसके वासुदेव, कैपिटल पाटलिपुत्र, इंपॉर्टेंट किंग्स वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मन। इंपॉर्टेंट इवेंट कोई खास नहीं। इसके बाद मगध वासियों की एक तरीके से प्रभुसत्ता खत्म हो गई भारत से, या मगध का जो है वो डिक्लाइन हो गया, या आखिरी स्ट्रॉन्ग शासन जिस रहा जिस वंश का, वो ये था कन्वा, ठीक है। तो इसीलिए सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस था 132, शिशुनाग, सुंगा और कन्वा, ठीक है, 132। चलो अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा चौथा सवाल, कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजवूर। तंजौर के या थंजवूर के बृहदेश्वरा टेम्पल से जुड़े हुए ये इन कथनों पे ध्यान दीजिए। पहली स्टेटमेंट, इट इज अ हिंदू द्रविडियन स्टाइल टेम्पल, द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ एक हिंदू मंदिर है। दूसरा, इट इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा, शिवा गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। बिल्ट बाय चोला एम्परर राजेंद्र चोला बिटवीन 1003 एंड 1010 सीई। सीई मतलब एडी, एक ही बात है, अलग अलग कैलेंडर्स के हिसाब से। टेम्पल इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन एज ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब, और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का एक हिस्सा है। आपको बताना है पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरी और चौथी सही है, पहली दूसरी और चौथी सही है, या फिर सारी ही स्टेटमेंट्स इसमें सही है। थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियो को पॉज कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। ये ठीक है, सी आपका आंसर है, मतलब 1 2 4 करेक्ट है। गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तीसरी। अब गलत कैसे है देखो, इस मंदिर को राज राजेश्वरम कहा जाता है, हिंदू द्रविडियन स्टाइल टेम्पल है ये, और दक्षिण साउथ बैंक पे है, कावेरी नदी के दक्षिणी तट पे, थंजवूर नाम के शहर में, तमिलनाडु में है ये। और इसको बनवाया था राजा राजवन ने, ठीक है, इसको बनवाया था राजा राजवन ने, ना कि राजेंद्र चोला ने, ठीक है। 1003 से 1010 के बीच में, वो सही है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का एक हिस्सा है। चलो ये है, देखो चोला वंश अपना पूरा जब पीक पे हुआ करता था, ये उसका पूरा जो है, ये पूरा उसका मैप है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल विच ऑफ दीज, ये यहां थोड़ी सी गलती है, इसको जरा सा ठीक कर देते। थ्योरीज नहीं भैया, थ्योरीज नहीं है ये है यहां पे जर्नल्स, ठीक है। मैं इसको अलग रंग से लिखता हूं, जर्नल्स एंड पर्सनैलिटीज फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर करेक्टली मैच्ड। कौन कौन से सही तरीके से मैच किए गए हैं? जर्नल्स और पर्सनैलिटीज। फ्री हिंदुस्तान, सामने लिखा श्यामजी कृष्णा वर्मा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तारकनाथ दास। तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या है। पहला 3 इज करेक्टली मैच्ड, दूसरा 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड, ऑल आर करेक्टली मैच्ड, नन इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो उत्तर पे आते हैं, तरीका आपको पता है, आप पॉज कर लो, मैं उत्तर दिखा देता हूं। ए 3 इज करेक्टली मैच, मतलब सिर्फ ये सही तरीके से मैच किया गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये स्वाइप्ड है।
स्वाइप्ड कैसे, ये देखो आंसर। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लंदन में ये अखबार शुरू किया गया था, श्यामजी कृष्णा वर्मा इसके संस्थापक थे। फिर फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में, वैंकूवर कनाडा से तारकनाथ दास, और तलवार वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो यहां पे सिर्फ ठीक क्या है, तलवार ठीक है, बाकी ये स्वाइप्ड है, ये स्वाइप्ड है, ठीक है। चलो अगला सवाल, आइडेंटिफाई विच रूलर इज बीइंग टॉक्ड फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां किसकी बात हो रही है, ही ऑर्डर्ड मिंटिंग ऑफ कॉइन्स फ्रॉम बेस मेटल विद फेस वैल्यू ऑफ सिल्वर। इन्होंने बहुत सारे सिक्कों की गुदाई करवाई बेस मेटल का इस्तेमाल करके, चांदी की वैल्यू के सिक्के, ठीक है। और ये डिसीजन बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ। द डिसीजन दैट फेल्ड बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल मिंटेड काउंटरफीट कॉइन्स, क्योंकि आम लोगों ने उस बेस मेटल से घर में ही नकली कुछ सिक्के बना लिए और उससे फिर उन्होंने टैक्सेस पे कर दिए, जिजिया और बाकी के टैक्सेस पे कर दिए। तो ये बहुत खराब डिसीजन था, ठीक है। कौन है ये आदमी, इब्राहिम लोदी, औरंगजेब, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लो और मैं दिखा देता हूं आंसर। आंसर है ये, आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे, ये देखो, मोहम्मद बिन तुगलक एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, बहुत ही तेज, कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बहुत की थी इन्होंने, कुरान बहुत अच्छे से पढ़ी थी, फिक मतलब इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी पढ़ाई की थी, और बाकी कई विषय इन्होंने बहुत बारीकी से उनका अध्ययन किया था। लेकिन हमेशा इनको शक रहता था अपने मिनिस्टर्स के ऊपर, उनकी वो कोई साजिश तो नहीं कर रहे इनके खिलाफ। और उसके अलावा एक बात ये थी कि ये इन्होंने सिक्के बनवाए, कौन से, ये देखो, ये कॉपर का एक सिक्का है जो इनके लिए बिल्कुल खराब डिसीजन था। कॉपर बड़ा सस्ता सा मेटल था, सिल्वर की वैल्यू का अगर आप सिक्का जारी कर दोगे तो लोग तो घर में, ये कॉपर आराम से अवेलेबल है, उससे ही सिक्के बना के घर में गुदाई करके वैसे सिक्के बना के मार्केट में बेच देंगे। और होगा क्या कि उससे फिर उन्होंने टैक्स पे करने शुरू कर दिए। अब ये डिसीजन बैकफायर कर गया और ये फिर बाद में सिक्के इनको वापस लेने पड़े, ठीक है। चलो 7वां सवाल, हु इज रेफर्ड टू एज ही इन कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां पे ही कौन है, मुगल हिस्टोरियन अल बदायूनी called him as the bravest of all Rajputs along with पृथ्वीराज चौहान। मुगल हिस्टोरियन अल बदायूनी ने इन्हें राजपूत जो रूलर्स थे उसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ सबसे बहादुर योद्धाओं में रखा। और लेजेंड्स के हिसाब से इन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी, या 100 के करीब लड़ाइयां लड़ी, सिर्फ एक में इनको हार मिली। और अलग अलग स्ट्रगल्स में उन्होंने अपनी कलाई गंवा दी, और उन्होंने अपने पैर में, उनको एक क्रिपल था, मतलब उनके पैर से वो थोड़ा लंगड़ा के चलते थे। कौन है ये, राणा प्रताप, राजा मान सिंह, राणा अमर सिंह या राणा सांगा, ठीक है। कौन है ये, तो इसका उत्तर है ये, उत्तर है राणा सांगा। ये देखो राणा सांगा संग्राम सिंह वन, महाराणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा, महाराणा उदय सिंह के पिता, मेवाड़ के रूलर और सिसोदिया वंश के जो है एक चिराग। इन्होंने पूरे उत्तर भारत पे एक समय कब्जा कर लिया था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनकी पूरी सीमाएं फैली हुई थी। इनका राज्य वैसे तो ताल्लुक रखता था राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मेवाड़ रीजन से, लेकिन इन्होंने अपने राज्य का इतना बड़ा विस्तार कर दिया था, ठीक है। और ये थे राणा सांगा, ठीक है। चलो 80 घाव हुआ करते थे इनके शरीर पे, एक आंख भी फूटी थी, मतलब हर युद्ध में लड़ने जाते थे। और इस हालत में जब इनके शरीर पे 80 घाव थे और एक पैर में जो है, मतलब ये कह लो कि वो पैर से चला नहीं जाता था और हाथ कट चुका था, ये सब युद्ध भूमि में जाने के कारण अलग अलग घाव उन्हें हासिल हुए थे। तो ऐसे थे वीर महाराणा सांगा। अगला सवाल है ये कि आपको सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है इन घटनाओं का जो इतिहास में हुई। पहला है फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरा है एनेक्सेशन ऑफ बघात अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा है इनैक्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट, और चौथा है फॉर्मेशन ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, 4213, 4132, 2134 या 3214, ठीक है।
तो सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है, अरे उत्तर में थोड़ा सा गड़बड़ है, चेक कर देते इसको। इसको आंसर है आपका सी। सी इसमें आपका करेक्ट है, बी नहीं। ये कैसे? अब देखो, इंडियन काउंसिल एक्ट कौन से साल में आई थी? 1861 पहली इंडियन काउंसिल एक्ट, दूसरी 1892 और तीसरी 1909। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए बघात यानी सोलन जो एक हिमाचल में अब उसका पुराना नाम बघात, इसको 1850 में कब्जे में लिया गया था। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट लगाई गई थी 1876 में, और एचआरए का गठन हुआ था 1925 में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इसीलिए 2 1 3 4 है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, तो सी है इसमें सही उत्तर, ये करेक्ट कर लेना। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने यहां पे दिया भी हुआ है, वैसे मैंने वहीं बता दिया आपको, सॉल्यूशन था, लेकिन चलो आगे चलते हैं। 9वां सवाल, यहां पे किसकी बात हो रही है? He was 8th century scholar of India, noted for his plays and poetry written in Sanskrit. His plays are considered equal with the works of Kalidas. He is believed to have been the court poet of Yashovarman of Kannauj. ये व्यक्ति 8वीं शताब्दी के स्कॉलर थे, अपने प्लेज और प्ले राइट के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा और ये कन्नौज के यशोवर्मन के कोर्ट में कोटियर थे, ऐसा बताया जाता है। कौन है ये व्यक्ति? हेमचंद्र, भावभूति, बिल्हान या भास्करा। 4 ऑप्शन आपके पास है। मैं आंसर की तरफ जा रहा हूं, आपको अगर आंसर पता है तो 1 मिनट के लिए पॉज करके पूरा पढ़ लो और फिर आंसर कर लो। ठीक है, चलो ये रहा आंसर। आंसर है भावभूति। भावभूति 8वीं शताब्दी के स्कॉलर थे। भारत से कालिदास के बराबर इनको समझा जाता है पोएट्री के मामले में। भावभूति का जन्म जो है पद्मपुरा, विदर्भ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का कहीं बॉर्डर है, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट। और इनका एक और नाम श्रीकंठ नीलकंठ हुआ करता था। श्रीकंठ नीलकंठ हुआ करता था। उदंबरा ब्राह्मण थे ये, और कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट में बताया जाता है कि ये रहते थे। कलहान जो 12वीं शताब्दी के कश्मीरी हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से ये ललितादित्य मुखापीड़ को जो है एक तरीके से डिफीट करने के लिए भी जो है, मतलब ये कहते हैं कि जो जिस राजा ने ललितादित्य को हराया था उसके लिए काम करते थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया, तो यशोवर्मन ऑफ कन्नौज समझा जाता है उसे। महावीर चरित जो है और उसके अलावा मालती माधवा और उत्तर रामचरित, ये 3 जो हैं ये प्लेज जो हैं, कहते हैं इन सब की रचना जो है वो किसने की है? सबकी रचना की है भावभूति ने। ठीक है, तो भावभूति 8वीं शताब्दी के स्कॉलर, जिन्हें बोला जाता है कन्नौज के यशोवर्मन के लिए कार्य करते थे, उनके कोर्ट में पोएट थे। चलो आगे आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। ही रोट देवी चंद्रगुप्तम, हिज पीरियड इज नॉट सर्टेन। बताया नहीं जा सकता ये कब हुए, लेकिन इनका जो ये कह लो कि बट ही प्रोबेबली फ्लोरिस्ड इन और आफ्टर 6th सेंचुरी सीई। 6ठी शताब्दी एडी या सीई के बाद ही कभी जो है ये रहे होंगे। देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने लिखी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्लू है। चाणक्य, शुद्राका, आर्यभट्ट, विशाखादत्त, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको देना है। चलिए ये रहा आंसर। आंसर है डी मतलब विशाखादत्त। विशाखादत्त संस्कृत भाषा के कवि और प्ले लिखने वाले। इन्होंने जो है अपने पिता और दादा महाराज भास्कर दत्त और महाराज वटेश्वर दत्त जो हैं उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। पॉलिटिकल ड्रामा लिखा, मुद्रा राक्षसा, ये लिखा है, मुद्रा राक्षसम या मुद्रा राक्षसा इनके द्वारा लिखा गया है, रचित है। और एक देवी चंद्रगुप्तन नाम का काव्य भी इन्होंने लिखा है। इनका पीरियड कोई सर्टेन नहीं है, लेकिन बताया जाता है 6ठी शताब्दी में या उसके बाद कभी ये रहे। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इतिहास के सवालों से जो है वो रूबरू होते रहिए। हर हफ्ते मेरा सेशन आता है, अच्छे सवाल, अच्छे स्तर के सवाल आपके लिए लेके आता हूं विद एक्सप्लेनेशन। तो कोशिश कीजिए सारे सेशन अटेंड कीजिए, आपका जो नॉलेज का स्तर है वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा। आपका जो है
मेरी ये समझ है कि आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो तो आप उसमें बहुत बेनिफिट उठाओगे। अगर ये सारे सेशन देखते हो ना कि जिस लेवल के क्वेश्चन में डालता हूं, तो शायद ही कोई भी बोर्ड मेंबर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो इससे ऊपर के कोई सवाल बना पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली बार।